Because Saudi Arabia is looking to redefine its image. The country has hosted several flagship global sporting events in the last few years alone. The Saudi Arabian Grand Prix, the WTA tennis finals and the UFC. Saudi Arabia is also set to host the FIFA World Cup in 2034. The country's leadership has made it clear that it wants to make Saudi Arabia a global destination for tourists and sports enthusiasts. In line with this agenda, Saudi Arabia is also now planning a new global T20 cricket league. The proposed league could see an investment of $500 million and is likely to have 8 teams. Now, this tournament could be modeled around tennis Grand Slams, is what we are told, but it appears that this move has upset some people. There are hardliners who are appealing to the Saudi Arabian government to not go ahead with the plan because they believe that this could lead to people committing prohibited activities like the consumption of liquor or betting. Citing Islamic practices and traditions, these hardliners want such sporting events out of Saudi Arabia. But viewers, should religion even be mixed with sports? Here's what happened, and then we debate. सऊदी अरब की जो ज़मीन है, ये सरज़मीन, ये नबियों की सरज़मीन है, ये रसूलुल्लाह की सरज़मीन है, ये सहाबा इकराम की सरज़मीन है। इस सरज़मीन पर इस तरह का खेल का इंटरनेशनल प्रोग्राम होगा तो वहाँ पर ज़रूर नाजायज़ चीज़ों का अमल होगा, हराम चीज़ों का इर्तिकाब होगा। तो वहाँ पर शराब की नोशी होगी, जुआ खेला जाएगा, सट्टा का बाजार गर्म होगा। इस तरह के खेलों पर कदगन लगना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि इस तरह के खेलों से नुकसान के बजाय कोई फायदा नहीं है। You're watching the News Hour at 10, debate number 2 on Times Now, Super Prime Time. And for more on this, we have a guest joining us. With us is Vedam Jaishankar, sports journalist. We also have with us Maulana Shahabuddin Rizvi Barelvi, who's the president of the All India Muslim Jamaat. Maulana Rizvi ji, आपसे सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि अगर आप क्रिकेट की टूर्नामेंट्स नहीं चाहते, वहाँ पे ग्रां प्री हुई है फॉर्मूला 1 की, वहाँ पे बड़े WTA इवेंट्स वगैरह हुए हैं, क्या वो सारे बड़े इवेंट सऊदी अरब में अब चाहेंगे कि वो बंद करें? क्योंकि ये भी ग्लोबल इवेंट्स हैं, इससे भी लोग बाहर दूसरे देशों से आते हैं वहाँ पार्टिसिपेट करने में। देखिए, इस्लाम ने हर शख्स को अपने अनुयायियों को एक दायरे में रहने के लिए कहा है, तो उसके उसूल हैं और ज़ाब्ते हैं। उन उसूलों और ज़ाब्तों को अपनाना होगा, उसे इन्हिराफ जो है वो जायज़ नहीं है। जहाँ तक खेल की बात है तो सिर्फ खेल जो है वो उसने इस्लाम ने इजाज़त दी है। खेल कूद करना, योगा करना, वर्जिश करना, इन तमाम चीज़ों की इस्लाम इजाज़त देता है। मगर उसके साथ साथ में और बहुत सारे लवाजिमात हैं और बहुत सारी चीज़ें ऐसी आमेज़िश होती हैं, मिलावट होती है और जो इस्लाम ने नाजायज़ करार दिया है। अगर पाक साफ सुथरे अंदाज में खेल हो, जहाँ पर किसी तरीके से शराब नोशी न हो, सट्टा बाजारी न हो और इस तरीके से नाजायज़ काम अगर नहीं हो, तो सिर्फ खेल अगर हो तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। इस्लाम तो खेल की इजाज़त देता है। मगर अभी दुबई में जो इंटरनेशनल खेल हुआ, वहाँ पे क्या हुआ? वहाँ पे दुनिया ने देखा किस तरीके से वहाँ पर नाजायज़ चीज़ें हुई और ऐसे ही जो है कौन सी नाजायज़ चीज़ें हुई हैं? कौन सी नाजायज़ चीज़ें हुई हैं? शराब पिया गया, सट्टा लगाया गया। सऊदी अरब में अब शराब की दुकान खुल गई है। कौन सी दुनिया में आप? चीजें की गई जी। सऊदी अरब में शराब की भी दुकान खुल गई है, जानते हैं आप ये? नहीं, मुझे नहीं मालूम है शराब में। मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ नेशनल टेलीविजन पे। तो ठीक है, ये भी नाजायज है, हराम काम है। शराब जो है वो कुरान ने, सर वहां के देश जो है चाहती है, वहां की देश चाहती है कि वो ओलंपिक्स होस्ट करे। 2034 में वहां ओलंपिक्स होस्ट होने वाले हैं। तो आपकी जो ये सोच है, ये शायद किसी बीते जमाने की सोच, 2030 में ओलंपिक्स होस्ट करने की बात हो रही है, और आपकी जो ये सोच है, जो आप कह रहे हैं कि बाहर से लोग आएंगे, शराब होगा, ये सब चीज वो कह रहे हैं कि वो चाहते हैं कि देश और लिबरल हो जाए। देखिए, उनके हिसाब से इस्लाम नहीं चलेगा। इस्लाम जो चलेगा वो सऊदी अरब के बादशाह या मुमलिकत के हिसाब से नहीं चलेगा। ये इस्लाम जो चलेगा वो कुरान और हदीस की रोशनी में चलेगा। जो कुरान ने कहा है, जो हदीस ने कहा है, वही चलेगा, वही माना जाएगा। और उसके जद में एक रिक्शा चलाने वाला भी आएगा और सऊदी अरब के बादशाह भी आएंगे। अगर शराब का कारोबार करेंगे या गलत काम करेंगे, नाजायज काम करेंगे, नाजायज अमल होगा, तो सऊदी अरब के बादशाह हो या किंग हो, मोहम्मद बिन सलमान
مسلمان ہوں تو وہ بھی مجرم ہوں گے, اور ایک رکشہ چلانے والا بھی مجرم ہوگا, اور اگر میں شریعت کا النگھن کروں گا, اصولوں اور ضابطوں کے خلاف کام کروں گا تو میں بھی مجرم ہوں گا شریعت کی نظر میں. Okay, let me bring in Vedam Jaishankar. Vedam Jaishankar, where are we going with these kind of debates and arguments? First, we, have all sorts of comments coming against Mohammad Shami. Now we have this kind of argument saying that an international sporting event in Saudi Arabia will be against, religion. Why are we mixing religion with sports in the first place? Well, Madhav, to start with, I don't know much about Islam, so I'm not going to comment on that. But I have covered sport in Islamic countries, and I know what happens there. Now, forget for a moment everything that the gentleman said. Don't you have American camps, military camps in Saudi Arabia? Everything goes there. They have liquor, they have pork, they have a whole lot of things. And if you're looking at a game like golf, the 19th hole, as they say in golf, I mean, that is part of the golf game. And the 54, which some pronounce as live, but actually it's 54 golf that is played in Saudi Arabia. I mean, they've got 22 clubs. They built up 22 clubs to play that. And haven't we seen cricket in Sharjah, in Pakistan, in Bangladesh? These are supposed to be dry areas, but it's available. Yes, I can understand Dubai, there's a lot of liquor flowing, but Sharjah, at least the initial stages of the Sharjah tournament, there was no liquor. I mean, there was liquor. Later they stopped liquor, but that didn't mean that cricket had to stop, And if you look at football, like you mentioned, they're bidding for FIFA football. And if they're going to get that football, I think everything goes. So in fact, if there was any criticism of cricket coming to Saudi Arabia, I would have expected it to come from England, because they are the ones who stand to lose. It's not anybody else who stands to lose. England stands to lose because, they lost the veto power. They've lost cricket power to India, BCCI. And now if one more big player comes, like Saudi Arabia, which is offering close to $500 million, then it is English cricket which will get hit, because it's a summer sport there. And that summer sport is going to get hit. So Right. I think if anybody has to object, it has to be England rather than the other kinds of things. And let me bring in fact, I think that's a very, very valid point. मौलाना बरेली जी, आपको मैं कुछ चीजों की जानकारी देता हूँ, शायद आपको जानकारी ना हो. 35 साल पुरानी जो सिनेमा पे बैन थी, वो हटाई गई थी कुछ साल पहले. जो महिलाओं की गाड़ियां चलाने की जो बैन लगाई थी, उनको लाइसेंसेस दिए गए 2018 में. साथ ही साथ जो मैं आपको पहले कह रहा था कि नॉन मुस्लिम डिप्लोमैट्स के लिए शराब की एक स्टोर वहां पे खोली गई है 70 साल बाद. ऐसे बहुत सारे चेंजेस जब सऊदी अरब ने खुद कहा है कि वो चाहते हैं कि देश और लिबरलाइज्ड हो, देश दुनिया के साथ, दुनिया के पैमानों के साथ चले, आप इस तरह की बातें कर रहे हैं. क्योंकि आपके अगर पैमाने पे चले तो जितने मुस्लिम देश क्रिकेट खेलते हैं वो भी अन इस्लामिक हैं. नहीं, मैंने देखिए, आपको याद होगा अभी शुरुआती दौर में मैंने कहा था कि इस्लाम क्रिकेट को के खिलाफ नहीं है, इजाजत देता है. खेल की, कूद की, वर्जिश की, योगा की इस्लाम इजाजत देता है. और अभी आपने जो सऊदी अरब की मिसाल दे रहे थे, अगर कोई गलत काम, मुसलमान है, इस्लाम का नाम लेने वाला है, इस्लाम का अनुयायी है, अगर कोई भी XYZ हो, दुनिया के किसी गोशे में, किसी कोने में रहे और वो इस्लाम के खिलाफ काम करे, शराब पिए, जैसे शराब पीना हराम है, अगर शराब पीता है तो ऐसा नहीं है कि वो इस्लाम मुरीद इल्जाम होगा, वो जरूर वो शख्स गुनहगार होगा. अगर सऊदी अरब अगर कोई गलत काम करता है तो उसकी जिम्मेदारी उसकी इस्लाम के नजर में उसकी बनती है, वो गुनहगार होगा और उसको जवाबदेह होना पड़ेगा. आलम इस्लाम की नजर में उसको जवाबदेह होना पड़ेगा. और ऐसा नहीं है कि अगर कोई सऊदी अरब कोई काम करेगा तो वो इस्लाम की नजीर बनेगा, मिसाल बनेगा, ऐसा नहीं है. मिसाल और नजीर अगर कोई है तो वो कुरान और हदीस है, सऊदी अरब नहीं है. सऊदी अरब में बहुत सारे जो है वो अच्छे काम भी होते हैं. अभी जैसे ड्राइवरिंग की आपने बात की कि महिलाओं को ड्राइवरिंग की इजाजत दी गई. मौलाना बरेली जी, सिंपल सवाल आपसे ये है कि एंड ऑफ द डे कभी आप मोहम्मद शमी के बारे में कमेंट करते हैं कि जब वो एनर्जी ड्रिंक पीते हैं, कभी आप होली पे कमेंट कर देते हैं, कभी इस तरह के बयान कर देते हैं. आखिर इस तरह के बयान आपसे बार बार क्यों आ रहे हैं? क्या ये पब्लिसिटी के लिए ही सिर्फ आप इस तरह के बयान दे रहे हैं? क्या बात आपने कि पब्लिसिटी, अल्लाह ताला ने वैसे ही मेरी कौम ने मुझे इज्जत दे रखी है. मैं कहीं जाता हूं तो मुझसे आगे बढ़ा दिया जाता है. नमाज पढ़ाइए, स्पीचें देता हूं, लाख लाख लोगों में मजमे में एड्रेस करता हूं, तकरीरें करता हूं, और अल्लाह ताला ने मुझे इज्जत दे रखी है. इस वजह से नहीं कि मैंने मसले शरई बता दिया, आपके टेलीविजन पे आ गया, आपने मुझे बुला लिया, ये कोई माने नहीं. आपके अलावा और किसी ने भी इतने एक्सट्रीम व्यूज अभी तक एक्सप्रेस नहीं किया है पूरे देश में. इस देश में और भी कई हजार, कई लाखों मौलवी होंगे, लेकिन किसी ने भी इतने एक्सट्रीम व्यूज क्रिकेट को लेकर खासतौर से नहीं दिए हैं, सिर्फ आपने दिए हैं.
नहीं, देखिए मेरे काम है शरीयत की बात बताना, अम्र बिल मारूफ व नहीं अनिल मुनकर, यानी अच्छी बातों को बताना और बुराइयों से रोकना, ये एक आलिम दीन की जिम्मेदारी होती है। मुझे अल्लाह ने आलिम दीन बनाया है तो मेरी जिम्मेदारी ये बनती है कि मैं लोगों को अच्छाई बात बताऊं और बुराई से रोकूं। तो मैंने समी को बुराई से मैंने रोका और उन्होंने रोजा नहीं रखा, इसलिए मुझसे शरीयत का हुक्म पूछा गया तो मैंने शरीयत का हुक्म बता दिया। कोई भी मुसलमान सर, आपके मुताबिक सऊदी अरब में भी इस्लाम खत्म हो गया, ये आपका इंटरप्रिटेशन है. Many will find that absolutely bizarre given that your context of what you're saying is for a sporting tournament. We'll have to leave it there. Vedam Jaishankar, thanks so much for joining us, and of course Maulana Shahabuddin Razvi Barelvi, thank you so much gentlemen for joining us this evening.